अ वेरी वार्म वेलकम टू 10 मिनट थिंकर सीरीज ऑफ सोशियोलॉजी। तो यस, हम लोग अपना आज सेकंड थिंकर को करने वाले हैं विच इज कार्ल मार्क्स। कितने मिनट्स में? सिर्फ 10 मिनट में। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करें लेट्स बिगिन दिस। बट यस, मेरा इंट्रोडक्शन, आई एम निधि शर्मा एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर ऑन PWUGC नेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कार्ल मार्क्स को हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट थिंकर है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट थिंकर का मतलब क्या होता है? जो कि एक संघर्षवादी विचारक होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स को हमेशा ऐसा महसूस होता है कि सोसाइटी के अंदर देयर आर टू रिसोर्सेस, ठीक है, टू क्लासेस पर्टिकुलरली। इन क्लासेस के बीच में क्या चल रहा है? एक चल रहा है संघर्ष। यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं और यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं जो कि क्या हो रहे हैं, इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसके पास कितने रिसोर्सेज ज्यादा जाएंगे। सो इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है कार्ल मार्क्स का पूरा आइडिया, जिसको हम लोग सबसे पहले आइडिया को कहते हैं यहाँ पे हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। तो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे कहा जाता है ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री के बेसिस पे ट्रेस किया गया है इसको। भौतिकवाद क्यों है? क्योंकि भौतिक स्थितियों के आधार पे, यानी कि मटेरियल कंडीशंस के हिसाब से सोसाइटी में चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये जो कंसेप्ट है ये इंस्पायर्ड है इनके गुरु से, जिनका नाम है हेगल। हेगल ने भी इस कंसेप्ट की बात की थी, बट ये कहा था कि आइडियाज की वजह से चेंज आते हैं सोसाइटी में। लेकिन जब मार्क्स की बात आ जाती है तो मार्क्स कहते हैं कि आइडिया नहीं, मटेरियल कंडीशंस की वजह से चेंजेस आते हैं सोसाइटी में। तो यहीं से निकल के आता है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का आइडिया, जहां पे कार्ल मार्क्स ने मल्टीपल स्टेजेस को हाईलाइट किया है कि सबसे पहले सोसाइटी जो थी वो यहाँ पे क्लासलेस हुआ करती थी, क्लासलेस, ठीक है, जो कि यहाँ पे पहले एशियाटिक सोसाइटी थी। एंड देन उसके बाद आती है प्रिमिटिव सोसाइटी, यानी कि आदिम समाज। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि एशियाटिक में लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, वो लोग बस घूमते रहते थे। प्रिमिटिव में आदिवासी बन के एक जगह पे रहना तो शुरू कर दिया था कम्युनिटी रिसोर्सेज के बेसिस पे। देन थर्ड सोसाइटी आती है स्लेव सोसाइटी, यानी कि गुलामी समाज, जहाँ पे स्लेव एंड मास्टर जैसी दो क्लासेस फिर निकल करके आई। फिर आ जाती है आपकी चौथे टाइप की यहाँ पे फ्यूडल सोसाइटी, यानी कि जमींदारी समाज, जहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स थे और साथ ही साथ यहाँ पर कौन थे? लेबर थे, यानी कि वो छोटे किसान जो कि इन्हीं के जमीनों के ऊपर काम किया करते थे। देन अल्टीमेटली आती है हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा मेजरली कार्ल मार्क्स ने पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं पूंजीवादी समाज। और पूंजीवादी समाज के अंदर क्या हो रहा है? कैपिटलिस्ट बने हुए हैं, कैपिटलिस्ट बने हुए हैं, और कैपिटलिस्ट के साथ साथ है वर्कर्स, यानी कि यही वर्कर्स जो ये लेबर में कन्वर्ट हुए, यानी कि जो छोटे किसान थे, जब सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यानी कि औद्योगिकरण आया, तो यही छोटे जो किसान थे ये गए एक अर्बन एरिया में और वहां जाकर के इन्होंने रहना शुरू किया और एक वर्कर बन गए, ठीक है। और क्या हो रहा था यहाँ पे? मशीन प्रोडक्शन हो रहा था, यानी कि मशीनों के ऊपर काम हो रहा था, उत्पाद बन रहे थे, जहां पर ओनरशिप जो थी या मालिकाना हक जो था वो कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादियों के ही पास था। फिर आ जाती है हमारी सोसाइटी यहाँ से, जो कि एक सपने की तरह कार्ल मार्क्स ने देखा कि सोशलिज्म आना चाहिए। सोशलिज्म का मतलब है समाजवाद, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, जितने भी संसाधन हैं उसको यहाँ पर बहुत ही समान रूप से वितरण किया जा सके, ठीक है। एंड फिर आ जाती है उसके बाद आपकी सोसाइटी जो कि यहाँ पे कहलाती है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब है कम्युनिज्म, यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी कि हर किसी का समान हक होगा हर एक संसाधन पे। तो बच्चों को लगता है कि दोनों सेम है, बट दोनों अलग अलग है। यहाँ पे अभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि निजी संपत्ति का कंसेप्ट ही खत्म हो चुका है। तो ये है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, जहाँ पे हर बार हम देख रहे हैं कि मटीरियल कंडीशंस में चेंज आ रहा है। यहाँ पे मास्टर और स्लेव का कंसेप्ट था, गुलाम थे तो यहाँ पे लोगों के पास अमीरी थी, यहाँ पे जमीन है तो लोगों के पास अमीरी थी, यहाँ पे मशीन प्रोडक्शन पे जिसका अधिकार है तो अमीरी है। तो हर तीनों स्टेजेस में सबसे ज्यादा क्या हुआ है? एक बहुत ही ड्रास्टिक मटेरियल चेंज हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहीं से हम लोग आ जाते हैं दूसरे कंसेप्ट पे कि अब दूसरा कंसेप्ट आपका है एलियनेशन, यानी कि अलगाववाद। अलगाववाद,
तो अलगाववाद का मतलब क्या है कि आप किसी चीज से डिटैच होते जा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट भी इंस्पायर्ड है किससे? हेगल से इंस्पायर्ड है। तो हेगल ने तो भाई इसके लिए देखा एक स्पिरिचुअल डायमेंशन। हेगल का मानना था कि एक इंसान जब आध्यात्म की तरफ बढ़ रहा होता है, जब अपने खुद के इनर ग्रोथ पे काम करता है, तब उसको एलिनेशन या सोसाइटी से अलगाव हो जाता है। लेकिन अब मार्क्स आते हैं अगेन इन्हीं के कंसेप्ट को यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं और क्रिटिसाइज कर देते हैं ये बोल के कि एलिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस, यानी कि एलिनेशन जो है वो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन यानी कि शोषणकारी स्थितियों के कारण देखने के लिए मिला है। तो क्या थी ये शोषणकारी स्थितियां? ये शोषणकारी स्थितियां थी जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीवादी हैं, वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रोलेटारिएट का या सर्वहारा का शोषण कर रहे थे। ठीक है, शोषण कर रहे थे। ये यहाँ पे क्या करते थे? प्रोडक्शन इनसे करवाते थे, चीजें इनसे प्रोडक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, इनको इनका जो सरप्लस आ रहा है यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे वेजेस के रूप में बहुत ही लो मिल रहा है, यानी कि जो इनकी पगार है, सैलरी है, वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से प्रोलेटारिएट्स को ये महसूस हुआ कि ये लोग फंस चुके हैं, इनकी लाइफ में एक ही मोनोटनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इसी मोनोटनी के चलते चलते अब क्या होता है? प्रोलेटारिएट यानी कि सर्वहारा और ये है बुर्गोइज यानी कि कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी, ये जो है इनसे एक्सप्लॉयटेड होते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये लोग पहले तो बहुत एक्साइटेड थे कि यस हम अपना पोटेंशियल दिखाएंगे, क्षमता दिखाएंगे कि कैसे हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, बट इनका फिर हो गया अलगाव। सबसे पहला अलगाव इनका होता है प्रोडक्ट से यानी कि उत्पाद से, इनका अलगाव होता है प्रोसेस से यानी कि उत्पाद बनाने की प्रक्रिया से। ठीक है, और साथ ही साथ इनका अलगाव होता है अपने खुद के पोटेंशियल से, यानी कि ये भूल चुके हैं कि ये कितना अच्छा अपने जीवन में कर सकते थे, तो इनकी क्षमता से भी इनका अलगाव हो जाता है। और जो इनके सोशल रिलेशनशिप्स हैं यानी कि सामाजिक संबंध हैं, उनसे भी इनका अलगाव होना शुरू हो जाता है। कौन से सोशल रिलेशनशिप्स? पर्टिकुलरली जो इनके सहकर्मी हैं यानी कि जो इनके साथ को वर्कर्स है, जो इनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ भी इनका अलगाव हो जाता है। अब इसी अलगाव के होते होते क्या होता है कि कुछ वर्कर्स को अब यहाँ पर आ जाती है एक पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर सोच, जिसको हम कहते हैं क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना, जो कि अगला कंसेप्ट है, एंड क्लास स्ट्रगल। तो वर्ग चेतना में क्या हो रहा है कि जितने भी यहाँ पर अब लोग थे उनको ऐसा महसूस हो चुका है, दे हैव रियलाइज्ड कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे दो क्लासेस के बीच में स्ट्रगल शुरू हो चुका है वापस से। एक तो है बुर्गोइज, वही है आपके कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी, ठीक है, और दूसरे हैं प्रोलेटारिएट, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं, यही शब्द जो है कार्ल मार्क्स ने यूज करे हैं, सर्वहारा। तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में स्ट्रगल चल रहा है, ये लोग लड़ रहे हैं, इनसे बहुत लड़ रहे हैं कि हम लोग बात नहीं मानेंगे, जो कि आपको रिवॉल्यूशंस यानी कि विद्रोह के रूप में देखने के लिए मिलते हैं, आंदोलन या मूवमेंट के रूप में देखने के लिए मिलते हैं, वो कुछ और नहीं, यहाँ पे प्रोलेटारिएट्स का ही एक नतीजा है कि हम बात नहीं मानेंगे। और अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो यहाँ पर ये बताया गया है, मानना है कार्ल मार्क्स का, कि एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोलेटारिएट क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे बुर्गोइस को, बुजुर्वा को, जिसकी वजह से एक नई क्लास कॉन्शियसनेस फिर से एमर्ज होगी, नया ग्रुप जो है वो फिर से एमर्ज होगा और रिप्लेसमेंट यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो कौन यहाँ पर रिप्लेस करेगा? प्रोलेटारिएट्स रिप्लेस करेंगे बुजुर्वा को, बुर्गोइस को। सो ये आइडिया था इनका क्लास कॉन्शियसनेस का और क्लास स्ट्रगल का। क्लास कॉन्शियसनेस में रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट आपस में जुड़े हुए थे, बट एक और कंसेप्ट है जहां पे रिलीजन की बात होती है यानी कि धर्म की बात होती है, कि इन्हीं सब चीजों में धर्म ने अपना एक बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले किया है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, जो कि दोनों क्लासेस में वापस से डिवाइडेड है। ठीक है, कैसे? जो यहाँ पर कैपिटलिस्ट थे उनके लिए रिलीजन एक अलग रोल प्ले कर रहा है, कैपिटलिस्ट को हम लोग बुर्गोइस भी कहेंगे। ठीक है, एंड जो यहाँ पर प्रोलेटारिएट्स थे उनके लिए रिलीजन अलग तरह से रोल प्ले कर रहा था, यानी कि जो वर्कर्स थे उनके लिए। ठीक है, किस प्रकार से अब देखते हैं। तो रिलीजन एक टाइम पे ऐसा था जिसमें जो चीज बोल दी जाए उसी चीज को माना जाएगा। ठीक है, तो रिलीजन यहाँ पे काम कर रहा है किसके इंटरेस्ट पे?
ये इनके इंटरेस्ट पे काम कर रहा है। जितने भी क्लर्जीज थे यानी कि जो भी पादरी थे वो सब यहाँ पर किसकी बात सुनेंगे, वो बात सुनेंगे कैपिटलिस्ट, जो लोग अमीर हैं उनकी। तो इसी पर्टिकुलर एरिया में ये लोग जो भी बात कहेंगे वो सब बातें कहेंगे इनके इंटरेस्ट की, जो कि अल्टीमेटली इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए उपयोग में आ रहा था, यानी कि राजनीतिक जो इनकी रुचियां थी उसको पूरा किया जा रहा था। एंड देन प्रोलिटारिएट्स के लिए क्या था कि यही जो इंटरेस्ट था ना ये यहाँ पे कहीं दब रहा था, ठीक है। इन्होंने बस ये मान लिया कि इनके लिए जो रिलीजन है वो क्या है, ओपियम फॉर द मासेस है, यानी कि इनसे कहीं ना कहीं इनका जो दर्द है वो यहाँ पर कम होता है। किस चीज़ से, कि एक आफ्टर लाइफ तो चलो हमको कम से कम अच्छी मिलेगी, मृत्यु के बाद का जीवन तो अच्छा मिलेगा, तो इन्होंने इसीलिए धर्म को यहाँ पे क्या यहाँ धर्म को क्या मान लिया कि इनका दर्द का सहारा है, जिसको यहाँ पे बोला है ओपियम फॉर द मासेस, किसने, कार्ल मार्क्स ने, कि ये यहाँ पे जनता के लिए अफीम का काम कर रहा था। सो ये था हमारा लास्ट कंसेप्ट यहाँ पर रिलीजन का, ठीक है। सो आई रियली होप कि आपको कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और क्या इसके अंदर बताया गया है। सो ऐसे ही पर्टिकुलर थिंकर्स के बारे में 10 मिनट से 12 मिनट में जानने के लिए 10 मिनट ही आइडियली टाइम है, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैनल जो कि है PWG सेट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता लगता रहे कि कब थिंकर्स की सीरीज अपलोड हो रही है। और बहुत ही जल्दी मैं एक्स्ट्रा थिंकर्स का 10 मिनट का टाइम लेकर के आऊँगी जिसमें आपको सारे एक्स्ट्रा थिंकर्स अच्छे से पता लगने लग जाएंगे अपार्ट फ्रॉम यूनिट 1 एज वेल। सो thank you so much everybody for watching the session. Stay safe and stay prepared for your examinations. Bye bye and take care.